से क्या उम्मीदें रखें? मेरे से ये उम्मीद रखें कि मैं दिन रात उनके लिए काम करूं, दिन रात उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करूं, और जब भी उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी वर्ग की, किसी भी कहीं भी, उनको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगर मेरे पास आए, मुझे पता चले तो मैं पूरी मदद करूँ। अच्छा, और आप यूपी से क्या उम्मीद करते हैं? मैं यूपी से ये उम्मीद करती हूँ कि इस बार इस चुनाव में विकास के आधार पर वोट दिया जाए, कि कौन काम कर रहा है, किसकी अच्छी योजनाएं हैं, किसने काम किया है, कौन जानता है काम करना, और इन्हीं मुद्दों पे जो जनता की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, शिक्षा, सेहत की समस्याएं, ये मुद्दे बने चुनाव में। और मेरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग एक संदेश भेजेंगे पूरे देश को कि ये हमारे मुद्दे हैं, हमें चर्चा इन्हीं मुद्दों पर चाहिए, हमें चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ना है, और हम आपसे, सरकार से और राजनीतिक दलों से यही मांग रहे हैं कि हमारा विकास हो, हमारा भविष्य मजबूत। प्रियंका जी, सवाल बात करते वो आदर्श राजनीति की बातें हैं, लेकिन उससे वोट मिलते हैं क्या? हम चाहते हैं कि आदर्श राजनीति, देखिए, आदर्श राजनीति पर के आधार पर ये देश बना है, ये देश आज़ाद आदर्श राजनीति के आधार पर बना है। तो जिस तरह से आप लोग हमेशा मेरे से ये सवाल करते हैं जैसे कि आदर्शवादी राजनीति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं कोई ऐसी चीज़ है कि भाई ये इसकी तो जगह ही नहीं रही हमारे देश में, ये क्या बात हुई? ये एक लौता देश होगा पूरी दुनिया में जिसकी जो स्वतंत्रता संग्राम था वो इतने आदर्शों पे लड़ा गया, और बिल्कुल बगैर किसी अहिंसा से लड़ा गया। तो ये आप कैसे पूछ सकती हैं कि इस देश में ऐसी राजनीति सफल होगी कि नहीं? ज़रूर होगी, ये तो जनता पर निर्भर है। जनता को मन बनाना पड़ेगा कि क्या वो ऐसी राजनीति चाहते हैं। और आप लोग मीडिया में भी बहुत बढ़ाते हैं, कहीं पे किसी ने विधायक खरीद के सरकार बना दी, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं मीडिया पे जैसे बहुत बढ़िया चीज़ कर ली उन्होंने। एकदम गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। तो आप भी अपने आदर्शों को देखिए ना। परंपरा चल रही है ना प्रियंका जी, तो सालों से होता आ रहा है, जहाँ से कहावत शुरू हुई हरियाणा गयाराम से, वो तो उस वक्त कांग्रेस में वो परंपरा चली आई है। नहीं, ये कांग्रेस, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कांग्रेस की कभी परंपरा नहीं रही है जिस तरह से आज भाजपा की सरकारें कर रही हैं। कभी कांग्रेस की ये परंपराएं नहीं रही हैं, और हम अपने आदर्शों पे हमेशा चले हैं, और आदर्शों पे आज चल रहे हैं। इसीलिए इतनी बड़ी विचारधारा की लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि हम आदर्शों पर चल रहे हैं और क्योंकि हम झुकते नहीं हैं, हमें दबाया नहीं जा सकता। प्रियंका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल है, बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने बोला आप किसको मत देना चाहते हैं रायबरेली क्षेत्र में, तो उन्होंने बोला हम प्रियंका गांधी को जिताएंगे। आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ का समय होता है, और अभी वो समय आया नहीं है, जब समय आएगा तो लड़ूंगी, क्यों नहीं। प्रियंका जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आज आप रायबरेली में हैं, लंबे समय बाद आई है, क्या बदलाव? लंबे समय बाद मतलब मैं तो कुछ एक महीने पहले यहाँ रायबरेली में आप क्या बदलाव देख रही हैं? जब पहले आते तो आज के समय में? नहीं, पहले कब? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, मैं बचपन से लगातार आ रही हूँ, तो पहला का क्या मतलब है? जब मैं 1 साल की थी तो हो सकता है बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन से पहले में, बीजेपी शासन से मुझे बीजेपी शासन में मैंने फ़र्क ये देखा है कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो किसानों की समस्या हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोज़गार मिला, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं 5 सालों में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में एक भी यहाँ पे ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि पिछले 5 सालों में मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई है। प्रियंका जी, बीजेपी का हमेशा दावा होता है कि कांग्रेस अपने गढ़ को भूल जाती है। अमेठी में ये हुआ, रायबरेली में ये हुआ, अदिति सिंह आपकी कद्दावर नेता थी, वो चली गई। बार बार बीजेपी आपके इस पॉइंट को क्यों हिट आउट करती है कि कांग्रेस अपने गढ़ को भूल जाती है? भूल जाती है और जनता को भूल जाती है। और अमेठी में भी वही हुआ, रायबरेली में। तो जरा भाजपा वाले बताएं कि जो अमेठी में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितनी भी संस्थान थी, जितनी भी सड़कें बनी, जितना भी विकास हुआ, वो किसने किया? भाजपा ने किया। और अगर हम भूल जाते तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो मेरी माँ यहाँ की सांसद क्यों है?
तो मेरी दादी यहाँ की सांसद क्यों थी, मेरे पिता अमेठी के सांसद क्यों थे, मेरे भाई अमेठी के सांसद क्यों थे, अगर हम भूल जाते हैं तो। और अगर हम भूल जाते तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता जब देश भर में फंसी हुई थी कोरोना के समय, तो उन्होंने हमको क्यों फ़ोन किया, और हमने उनकी क्यों मदद की। उन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया, योगी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया, स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं फ़ोन किया। फ़ोन तो सब हमारे पास आए ना, मदद तो सबकी हमने की, तो हम भूल कहाँ से रहे ना, वो भूलते हैं हमें। अरे आपने सवाल पूछा ना, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप अपना बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, आइए। आइए, मैं आपके लिए आया हूँ, बोलिए। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि अगर ना यहाँ की जनता हमें भूलती है और ना इनको हम कभी भूलते हैं, तो ये इल्ज़ाम आप मेरे सामने मेरे मुंह पे तो मत लगाइए, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानती। ये क्यों कह रहे हैं कि अब सीएम आदित्यनाथ तमाम फिजूल की बातें बोलते हैं। सीएम आदित्यनाथ कहते हैं कि ये पूरा चुनाव 80% और 20% आबादी के बीच है, कहते हैं ना। हाँ, सही बात है, ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। तो क्योंकि आदित्यनाथ जी कहते हैं उसको वो सही हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है। वाह, बीजेपी रोज आतंकवादियों